दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में इतना अधिक सफल क्यों होते हैं? वे कौन सी आदतें अपनाते हैं जो उन्हें असाधारण बनाती हैं? स्टीफन आर कोवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल हमें उन 7 शक्तिशाली आदतों के बारे में बताती है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। यह किताब केवल सफलता की बात नहीं करती, बल्कि एक बेहतर, संतुलित और प्रभावी जीवन जीने का तरीका सिखाती है। तो चलिए इस शानदार किताब को एक दिलचस्प तरीके से समझते हैं। पहला अध्याय, प्रोएक्टिव बने। बी प्रोएक्टिव। अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद बने। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे क्यों बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं हालात में हार मान लेते हैं? यही फ़र्क होता है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोगों में। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की पहली आदत हमें यह सिखाती है कि प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनना क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। रिएक्टिव लोग, ये लोग हालात और बाहरी परिस्थितियों के शिकार बन जाते हैं। अगर मौसम ख़राब हो जाए तो ये शिकायत करने लगते हैं। अगर कोई उनकी आलोचना कर दे तो ये निराश हो जाते हैं। ये लोग दूसरों को अपनी भावनाओं और फैसलों को नियंत्रित करने देते हैं। नंबर 2, प्रोएक्टिव लोग। ये लोग बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि खुद फैसले लेते हैं और हालात को अपने अनुसार ढालते हैं। वे समस्याओं को मौका मानते हैं और उनके समाधान पर ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि दो लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। पहला व्यक्ति शिकायत करता है, ओह मेरी किस्मत ही ख़राब है, अगर मेरे कपड़े भीग जाएंगे तो मेरा इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति तुरंत छतरी निकालता है या पास की दुकान से रेन कोट खरीदता है और तय समय पर इंटरव्यू के लिए पहुंच जाता है। यही प्रोएक्टिव और रिएक्टिव सोच का फ़र्क है। प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं? नंबर 1, वे अपनी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। प्रोएक्टिव लोग कभी बहाने नहीं बनाते। वे मानते हैं कि मेरी ज़िंदगी के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। वे अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए खुद कदम उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो रिएक्टिव स्टूडेंट कहेगा, पेपर बहुत कठिन था, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। वहीं प्रोएक्टिव स्टूडेंट कहेगा, मुझे अपनी पढ़ाई और बेहतर करनी होगी ताकि अगली बार अच्छे नंबर आ सकें। वे प्रतिक्रिया के बजाय सोच समझकर जवाब देते हैं। रिएक्टिव लोग भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग शांत दिमाग से सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपको गुस्से में कुछ कह देता है तो रिएक्टिव व्यक्ति तुरंत गुस्से से जवाब देगा, लेकिन प्रोएक्टिव व्यक्ति पहले शांत रहेगा, सोचेगा और फिर सही तरीके से जवाब देगा। नंबर 3, वे अपनी ऊर्जा सही जगह लगाते हैं। स्टीफन कोवी ने 2 महत्वपूर्ण सर्कल्स की बात की है। सर्कल्स ऑफ कंसर्न या चिंता का घेरा। इसमें वे चीज़ें आती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, जैसे मौसम, सरकार की नीतियाँ या कोई और क्या सोचता है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस या प्रभाव का घेरा। इनमें वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे हमारी मेहनत, हमारा व्यवहार, हमारी सोच। प्रोएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर लगाते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग सर्कल ऑफ कंसर्न पर ध्यान देकर सिर्फ चिंता करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी घाटे में जा रही है तो रिएक्टिव बॉस कहेगा,
मार्केट ही ख़राब है, हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं प्रोएक्टिव बॉस कहेगा हमें नई मार्केटिंग रणनीति बनानी होगी और ग्राहकों को बेहतर सेवा देनी होगी। कैसे बने प्रोएक्टिव? अपने शब्दों पर ध्यान दें। जैसे रिएक्टिव लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मेरे पास हमेशा कोई ना कोई रास्ता होगा, मैं अपनी स्थिति को सुधार सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा और समाधान ढूँढूँगा। शिकायत करना छोड़ें और एक्शन लें। अगर कोई समस्या है तो उसके लिए दूसरों को दोष देने के बजाय उसका हल निकालें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। गुस्सा, निराशा या डर खुद पर हावी ना होने दें। पहले सोचें, फिर प्रतिक्रिया दें। एक दिलचस्प लेकिन ज़रूरी सवाल। अब आपने जाना कि प्रोएक्टिव बनना कितना ज़रूरी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केवल प्रोएक्टिव बनने से ही सफलता मिल जाएगी या हमें आगे और भी कुछ सीखने की ज़रूरत है? इस सवाल का जवाब अगले अध्याय अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें में मिलेगा, जिसमें हम जानेंगे कि जीवन में लक्ष्य बनाना क्यों ज़रूरी है और कैसे सही दिशा में बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा अध्याय अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। क्या आपकी ज़िंदगी का कोई स्पष्ट लक्ष्य है? दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कड़ी मेहनत करता है लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास स्पष्ट दिशा या क्लियर विज़न और लक्ष्य या गोल नहीं होता। स्टीफन कोवी की दूसरी आदत हमें यह सिखाती है, हमेशा अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि जीवन में स्पष्ट लक्ष्य तय करने का महत्व, मिशन स्टेटमेंट कैसे बनाएं और कैसे सुनिश्चित करें कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या आप सही सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं? कल्पना करें कि आप एक ऊंची दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत मेहनत से सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब आप शीर्ष पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी थी। यही समस्या उन लोगों के साथ होती है जो बिना स्पष्ट लक्ष्य के बस मेहनत करते जाते हैं। वे सफलता तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि असली सफलता उनके लिए क्या है। ज़िंदगी की गाड़ी बिना नक्शे के मत चलाइए। अगर आपको कई नई जगह जाना है तो क्या आप बिना नक्शे या दिशा के वहां पहुंच सकते हैं? शायद नहीं। इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तो हम इधर उधर भटकते रहेंगे और अंत में असफलता ही हाथ लगेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर या अन्य, तो उसकी मेहनत सही दिशा में नहीं जाएगी। सफल लोग पहले अपनी मंजिल तय करते हैं, फिर वहां पहुंचने की योजना बनाते हैं। आपकी ज़िंदगी का मिशन क्या है? स्टीफन कोवी कहते हैं कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए। अब मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? यह एक लिखित बयान होता है जिसमें आपको ज़िंदगी के मुख्य उद्देश्य, मूल सिद्धांत और प्राथमिकताएं शामिल होती हैं। यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। यह आपको अपनी असली प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ये बाहरी प्रभावों से बचने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी का मिशन स्टेटमेंट था,
मैं भारत को स्वतंत्र कराऊंगा, लेकिन बिना हिंसा के। स्टीव जॉब्स का मिशन स्टेटमेंट था, मैं ऐसी टेक्नोलॉजी बनाऊंगा जो लोगों की ज़िंदगी बदल दे। दोस्तों, आपका मिशन स्टेटमेंट आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को दर्शाता है। अपनी ज़िंदगी के 4 प्रमुख क्षेत्र तय करें। स्टीफन कोवी कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी 4 मुख्य क्षेत्रों में बटी होती है। नंबर 1, व्यक्तिगत विकास या पर्सनल ग्रोथ, आप कौन बनना चाहते हैं। नंबर 2, पारिवारिक और सामाजिक संबंध या रिलेशनशिप, आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हैं। नंबर 3, कैरियर और वित्तीय सफलता या करियर एंड फाइनेंशियल सक्सेस, आपका करियर लक्ष्य क्या है। नंबर 4, आध्यात्मिकता और योगदान या स्पिरिचुअलिटी एंड कंट्रीब्यूशन, आप दुनिया में क्या योगदान देना चाहते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ये चारों चीज़ें संतुलित हैं तो आप एक सफल और खुशहाल इंसान बन सकते हैं। शमशान घाट पर खुद की कल्पना करें। अ पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट। स्टीफन कोवी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली कल्पना करने को कहते हैं। कल्पना करें कि आप अपनी ही मृत्यु के बाद अपने अंतिम संस्कार में मौजूद हैं। आपके करीबी लोग, आपका परिवार, दोस्त, सहकर्मी आपके बारे में क्या कह रहे हैं, वे कैसे आपको याद कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि लोग कहें, यह इंसान बहुत मेहनती था लेकिन अपने परिवार को समय नहीं दे पाया। यह व्यक्ति बहुत पैसे कमाता था लेकिन कभी खुश नहीं था। या फिर आप चाहते हैं कि लोग कहें, यह इंसान एक सच्चा लीडर था जिसने अपनी ज़िंदगी को एक उद्देश्य के साथ जिया। इसने अपने परिवार और समाज के लिए बड़ा योगदान दिया। अगर आप यह सोचेंगे कि आपकी ज़िंदगी का अंत कैसा होगा तो आप इसे सही दिशा में शुरू कर सकते हैं। अब से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। अगर आप अपने भविष्य को लेकर स्पष्ट नहीं हैं तो आज ही सोचें, आप अगले 5 साल में क्या हासिल करना चाहते हैं। आपका असली लक्ष्य क्या है। आप किस चीज़ के लिए याद किया जाना चाहते हैं। जब आप अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करेंगे तभी आप सही रास्ते पर चल पाएंगे। आपकी ज़िंदगी का असली उद्देश्य क्या है। अब तक हमने जाना कि जीवन में लक्ष्य तय करना कितना ज़रूरी है, लेकिन केवल लक्ष्य बना लेना ही काफ़ी नहीं है। अगर हमें सफल होना है तो हमें यह भी सीखना होगा कि कौन से कार्य पहले करने चाहिए और कौन से बाद में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी कार्यों को अक्सर टालते क्यों रहते हैं। कैसे हम समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं को सही तरीके से संभाल सकते हैं। इस सवाल का जवाब आपको अगले अध्याय सबसे ज़रूरी काम पहले करें मिलेगा। तो शुरू करते हैं तीसरा अध्याय, सबसे ज़रूरी काम पहले करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। क्या आप वाकई में अपने जीवन के सबसे ज़रूरी कामों को पहले कर रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप पूरा दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी दिन खत्म होने पर ऐसा महसूस होता है कि कोई महत्वपूर्ण काम हुआ ही नहीं। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर लोग रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं और असल में जो महत्वपूर्ण है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए स्टीफन कोवी की तीसरी आदत हमें यह सिखाती है कि सबसे ज़रूरी काम पहले करें। इस अध्याय में हम सीखेंगे कैसे सही प्राथमिकताएं तय करें,
कैसे समय की बर्बादी को रोका जाए और कैसे अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा किया जाए। व्यस्तता बनाम उत्पादकता या बिजी वीएस प्रोडक्टिव। क्या आप सच में प्रोडक्टिव हैं या सिर्फ बिजी दिख रहे हैं? बहुत से लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन ज़रूरी काम नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट पूरे दिन नोट्स कॉपी करने और यूट्यूब पर स्टडी टिप्स देखने में बिता देता है, लेकिन असल में पढ़ाई नहीं कर पाता। एक बिजनेसमैन दिन भर मीटिंग्स में रहता है, लेकिन असली डील क्लोज नहीं कर पाता। एक जॉब करने वाला व्यक्ति पूरे दिन ईमेल चेक करता रहता है, लेकिन असली काम आगे नहीं बढ़ाता। यही कारण है कि सफल लोग महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और व्यर्थ की चीज़ों में उलझने से बचते हैं। प्राथमिकताओं की ताकत। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। स्टीफन कोवी ने टाइम मैनेजमेंट को 4 हिस्सों में बांटा है। क्वाड्रेंट फर्स्ट में जरूरी प्लस आपातकालीन कार्यों को रखा गया है। इसमें तत्काल और महत्वपूर्ण प्रकार के काम आते हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, क्लाइंट डेडलाइन आदि। ये कार्य काफ़ी तनावपूर्ण होते हैं। क्वाड्रेंट 2 में जरूरी प्लस गैर आपातकालीन कार्यों को रखा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रकार के काम आते हैं, जैसे कि हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट व रिश्ते आदि। ये कार्य उत्पादक और शांतिपूर्ण होते हैं। क्वाड्रेंट 3 में गैर जरूरी प्लस आपातकालीन कार्यों को रखा गया है। इसमें तुच्छ लेकिन तत्काल वाले कार्य होते हैं, जैसे कि बार बार के फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स आदि। ये कार्य धोखा देने व व्यस्तता वाले होते हैं। क्वाड्रेंट 4 में गैर जरूरी प्लस गैर आपातकालीन कार्यों को रखा गया है। इसमें समय की बर्बादी वाले काम आते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, ओवर एंटरटेनमेंट आदि। ये कार्य बिल्कुल अनुपयोगी होते हैं। सफल लोग क्वाड्रेंट 2 महत्वपूर्ण लेकिन गैर आपातकालीन में ज़्यादा समय लगाते हैं, क्योंकि यही असली सफलता की कुंजी है। बड़ी चट्टानें पहले भरो। एक महत्वपूर्ण सबक। एक प्रोफेसर ने अपनी क्लास में एक खाली जार लिया और उसमें पहले बड़े पत्थर डाले, फिर छोटे कंकड़, फिर रेत और आखिरी में पानी डाल दिया। अगर वो पहले रेत डाल देता तो बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बचती। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर हम पहले गैर ज़रूरी चीज़ों में व्यस्त रहेंगे तो असली ज़रूरी चीज़ों के लिए समय नहीं बचेगा। इसलिए पहले अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा करें, फिर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें। सबसे ज़रूरी काम पहले करने के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत। कहाँ ना कहना चाहिए। लर्न टू स्टे नो। गैर ज़रूरी कामों के लिए ना कहें। उदाहरण के लिए, अगर दोस्त हर रात मूवी देखने बुलाए तो कहें अभी नहीं, पहले पढ़ाई पूरी करनी है। अगर कोई ऑफिस में बेकार की मीटिंग बुलाए तो कहें क्या यह ईमेल पर हल नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए हाँ मत कहें क्योंकि आप मना नहीं कर सकते। नंबर 2, समय को प्लान करें। प्लान योर वीक, नॉट जस्ट योर डे। हर दिन सुबह सुबह यह तय करें कि सबसे ज़रूरी 3 काम कौन से हैं। हफ्ते की शुरुआत में ही तय करें कि किस दिन कौन सा बड़ा लक्ष्य पूरा करना है। जो प्लान नहीं करता वह केवल व्यस्त ही रहता है। नंबर 3,
अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखें। हर दिन 4 चीज़ों पर ध्यान दें। शरीर या फिजिकल, हेल्दी खाना, एक्सरसाइज। दिमाग या मेंटल, किताबें पढ़ना, नई चीज़ें सीखना। दिल या इमोशनल, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। आत्मा या स्पिरिचुअल, ध्यान, दान और खुद को समझना। अगर हम इन 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है? अब तक हमने जाना है कि कैसे सबसे ज़रूरी कामों को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ अकेले काम करके कोई महान सफलता नहीं हासिल मिलती? अगर आपको सच में बड़ा बनना है तो आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करना होगा, लेकिन कैसे? तो इस सवाल का जवाब अगले अध्याय जीत जीत की सोच अपनाएं में मिलेगा। तो चलिए चौथा अध्याय, जीत जीत की सोच अपनाएं, थिंक विन विन। क्या आप दूसरों को हराकर जीतना चाहते हैं या सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता सिर्फ अपनी जीत तक सीमित होनी चाहिए या इसे दूसरों के साथ साझा भी किया जा सकता है? तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें जीतना है तो दूसरों को हराना होगा, लेकिन स्टीफन कोवी की चौथी आदत विन विन की सोच हमें यह सिखाती है कि असली सफलता तब मिलती है जब हम खुद भी जीतें और दूसरों को भी जीतने में मदद करें। इस अध्याय में लेखक ने बताया है विन विन मानसिकता क्या है, कैसे हम प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग की ओर बढ़ सकते हैं और कैसे एक विन विन एटीट्यूड हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बदल सकता है। जीवन में जीतने के 6 तरीके, 6 पैराडिग्म्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। स्टीफन कोवी कहते हैं कि जब हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारा नज़रिया इन 6 में से किसी एक तरीके का होता है। नंबर 1, विन लूज़, मैं जीतूं तुम हारो। यह सोच कहती है कि मेरी जीत तभी संभव है जब सामने वाला हारे। उदाहरण के लिए, कोई स्टूडेंट टॉप करना चाहता है लेकिन वह दूसरों को नीचा दिखाकर जीतना चाहता है। एक बॉस अपने कर्मचारियों से ज़्यादा काम करवाता है लेकिन उन्हें क्रेडिट नहीं देता। इस मानसिकता में लोग खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लंबे समय में यह नुकसानदायक होता है। नंबर 2, लूज विन, मैं हारूं तुम जीतो। ये लोग दूसरों की खुशी के लिए अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, कोई कर्मचारी अपने हक की सैलरी बढ़ाने में मांग नहीं करता क्योंकि वह दूसरों को खुश रखना चाहता है। कोई स्टूडेंट अपने दोस्तों की मदद करता है लेकिन खुद के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करता। ऐसे लोग खुद को छोटा समझते हैं और दूसरों को खुश करने के लिए अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हैं। नंबर 3, लूज़ लूज़, दोनों हारें। अगर मैं जीत नहीं सकता तो तुम भी नहीं जीत सकते। उदाहरण के लिए, 2 बिजनेस पार्टनर आपस में झगड़ते हैं और कंपनी डूब जाती है। 2 प्रतिस्पर्धी छात्र एक दूसरे की मदद नहीं करते और दोनों फेल हो जाते हैं। यह मानसिकता सबसे ज़्यादा नुकसान करती है क्योंकि इसमें कोई भी आगे नहीं बढ़ता। नंबर 4, विन, बस मुझे जीतना है
तुम्हारी परवाह नहीं है। इसमें व्यक्ति को बस अपनी जीत की चिंता होती है, चाहे दूसरे का कुछ भी हो। उदाहरण के लिए, कोई दुकानदार सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है और ग्राहक को गलत सामान बेचता है। कोई खिलाड़ी टीम वर्क को छोड़कर सिर्फ खुद का स्कोर बढ़ाने की कोशिश करता है। ये शॉर्ट टर्म में फ़ायदेमंद लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है। नंबर 5, विन विन। मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो। यही आदत हमें अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 2 बिजनेस पार्टनर मिलकर ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे दोनों को फ़ायदा हो। एक टीचर अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे भी सफल होते हैं और उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। ये सोच सबसे सफल लोगों की होती है, क्योंकि इसमें सभी का फ़ायदा होता है। नंबर 6, विन विन आर नो डील। अगर दोनों को फ़ायदा ना हो तो डील नहीं। अगर हम कोई डील कर रहे हैं और किसी एक पक्ष को नुकसान हो रहा है, तो उसे करने से बेहतर है कि उसे छोड़ दें। उदाहरण के लिए, अगर 2 दोस्त बिजनेस शुरू कर रहे हैं लेकिन उनके विचार मेल नहीं खा रहे, तो बेहतर है कि वे बिजनेस ना करें, बजाय इसके कि बाद में झगड़ा हो। यह मानसिकता बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि यह बेकार के समझौतों से बचाती है। विन विन मानसिकता कैसे विकसित करें? आत्मसम्मान या सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाएं। पहले खुद की काबिलियत को पहचानें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। अपनी खुद की वैल्यू को कम मत समझें। नंबर 2, दूसरों की भी जीत में खुशी महसूस करें। अगर आपका दोस्त टॉप करता है तो जलने के बजाय उसे बधाई दें। अगर कोई सहकर्मी प्रमोशन पाता है तो सोचें कि आप क्या नया सीख सकते हैं। नंबर 3, दीर्घकालिक सोच अपनाएं। शॉर्ट टर्म में दूसरों को हराकर आगे बढ़ना आसान है, लेकिन असली सफलता सहयोग से मिलती है। नंबर 4, सहयोग को प्राथमिकता दें। विन विन मानसिकता के लोग दूसरों के साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं। विन विन सोच अपनाने के फ़ायदे: रिश्ते मजबूत होते हैं, आपका भरोसा बढ़ता है, लॉन्ग टर्म सफलता मिलती है और टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स बेहतर होते हैं। अगर आप अपनी सफलता को दूसरों की सफलता से जोड़ेंगे तो आपकी ग्रोथ और तेज होगी। क्या आप सच में दूसरे को समझते हैं? क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अब तक हमने जाना कि सिर्फ खुद के बारे में सोचने में असली सफलता नहीं मिलती, बल्कि विन विन की सोच हमें और आगे ले जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर दूसरों की बातों को सही से समझ ही नहीं पाते? अगर आप सच में दूसरों को समझना चाहते हैं तो आपको उनकी बात सुनने की कला सीखनी होगी। लेकिन लोग अक्सर सुनने के बजाय क्या करते हैं? वे सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। इसका समाधान अगले अध्याय पहले समझो फिर समझाओ। तो शुरू करते हैं 5वां अध्याय, पहले समझो फिर समझाए जाओ। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। क्या आप सच में लोगों को समझते हैं या सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं? अक्सर हम बातचीत में दूसरों की बात पूरी सुने बिना ही जवाब देने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने से हम कितनी गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं? स्टीफन कोवी की 5वीं आदत हमें सिखाती है कि अगर हमें दूसरों को प्रभावित करना है
तो पहले हमें उन्हें गहराई से समझना होगा। इस अध्याय में हम सीखेंगे असली सुनने की कला, एम्पैथिक लिसनिंग क्या होती है, हम क्यों दूसरे की बातें सही से नहीं सुन पाते और कैसे सही तरीके से संवाद करें जिससे लोग हमारी बात मानें। क्या आप सच में सुन रहे हैं? टाइप्स ऑफ लिसनिंग। जब कोई हमसे बात करता है तो हम आम तौर पर 4 तरीक़ों से सुनते हैं। नंबर 1, सेलेक्टिव लिसनिंग या चुनिंदा सुनना। हम सिर्फ वो बातें सुनते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं और बाकी को नज़रअंदाज कर देते हैं। नंबर 2, प्रीटेंड लिसनिंग या दिखावटी सुनना। हम सामने दिखाते हैं कि सुन रहे हैं लेकिन असल में हमारा ध्यान कहीं और होता है। नंबर 3, अटेंटिव लिसनिंग या ध्यानपूर्वक सुनना। हम सामने वाले की बात सुनते हैं लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि हम जवाब दे सकें। नंबर 4, एम्पैथिक लिसनिंग या सहानुभूति से सुनना। यह सबसे अच्छा तरीका है जिससे हम सामने वाले को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सही तरीके से लोगों को समझेंगे तो वे भी हमें समझेंगे। हम क्यों दूसरों को ठीक से नहीं सुन पाते? बैरियर्स ऑफ लिसनिंग। हम सोचते हैं कि हम पहले से ही सही हैं। हमारा ध्यान अपनी बात कहने में ज़्यादा रहता है। हम बातचीत को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। लेकिन याद रखें, जो इंसान दूसरों की भावनाओं को सही से समझ सकता है वही सबसे अच्छा लीडर और दोस्त बन सकता है। सहानुभूति से सुनने के 5 महत्वपूर्ण चरण। 5 लेवल्स ऑफ एम्पैथिक लिसनिंग। नंबर 1, सामने वाले की भावनाओं को समझें। सिर्फ शब्दों को मत सुनिए बल्कि ये समझिए कि वो कैसा महसूस कर रहा है। जैसे अगर कोई दोस्त कहता है मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तो उसका असली मतलब हो सकता है कि वह अकेला महसूस कर रहा है या डरा हुआ है। नंबर 2, अपनी राय देने से पहले पूरी बात सुनें। जब कोई आप अपनी समस्या बता रहा हो तो बीच में मत बोलिए। पहले उसकी पूरी बात सुनें, फिर प्रतिक्रिया दें। नंबर 3, सिर्फ शब्दों पर नहीं, इशारों और आवाज़ पर भी ध्यान दें। कई बार लोग जो कहते हैं वो उनकी असली भावना नहीं होती। उनकी आवाज़ के उतार चढ़ाव और चेहरे के हाव भाव को भी समझने की कोशिश करें। सामने वाले के नज़रिए से सोचें। अगर कोई दोस्त कहता है कि मुझे ये जॉब पसंद नहीं आ रही, तो आप कह सकते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्या इसमें कोई ऐसा मुद्दा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? इससे सामने वालों को महसूस होगा कि आप सच में उसकी भावनाओं को समझना चाहते हैं। और नंबर 5, निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें। कई बार हम बिना सोचे समझे जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लेकिन पहले पूरा परिप्रेक्ष्य समझना ज़रूरी होता है। पहले समझो फिर समझाए जाओ, यही इस आदत का सार है। सहानुभूति से सुनने के फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ एम्पैथिक लिसनिंग। रिश्ते मजबूत होते हैं। लोग आपकी ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं। गलतफहमियां कम होती हैं। आप दूसरों की बातों को बेहतर समझ पाते हैं। संवाद बेहतर होता है। लोग आपकी बात ज़्यादा ध्यान से सुनने लगते हैं।
आपको ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जाता है। अगर आप दूसरों की बातें सुनेंगे तो वे भी आपकी बात मानेंगे। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो पहले एक अच्छा लिसनर बनिए। कैसे पहले समझो फिर समझाए जाओ को अपने जीवन में अपनाएं। जब कोई आपसे बात करे तो बीच में मत काटिए। तुरंत सलाह देने के बजाय पहले गहराई से समझने की कोशिश करें। उनके शब्दों के पीछे की भावनाओं को समझें। जब आप किसी से कुछ कहें तो ध्यान दें कि आपकी बात दूसरों तक सही ढंग से पहुंच रही है। अगर आप दूसरों को पहले समझेंगे तो वे भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार रहेंगे। क्या अकेले काम करके बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है? क्यूरियस क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। अब तक हमने जाना कि सही तरीके से दूसरों की बात सुनना क्यों ज़रूरी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केवल सुनने से ही सब कुछ नहीं बदलता? अगर हमें असल ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाने हैं तो हमें टीम वर्क और सहयोग की शक्ति को समझना होगा। लेकिन सही टीम वर्क कैसे करें और एक साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ें, इसका जवाब अगले अध्याय सिनर्जी बनाएं में मिलेगा, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम दूसरों के साथ मिलकर असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए छठा अध्याय शुरू करते हैं। सिनर्जी बनाएं। क्या आप अकेले ही सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं या टीम वर्क से असंभव को संभव बना सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अकेले काम नहीं करते? वे अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं जो उनकी ताकत को और बढ़ा सकें। यही है सिनर्जी यानी टीम वर्क और सहयोग से असाधारण परिणाम पाना। स्टीफन कोवी की छठी आदत हमें सिखाती है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमारा सामूहिक प्रभाव हमारी व्यक्तिगत क्षमताओं से कई गुना बढ़ जाता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि सिनर्जी क्या होती है और यह क्यों ज़रूरी है। कैसे अलग अलग लोगों की क्षमताओं को जोड़कर बेहतर नतीजे बनाए जा सकते हैं और कैसे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में टीम वर्क से ग्रोथ कर सकते हैं। सिनर्जी क्या होती है? व्हाट इज सिनर्जी? सिनर्जी का मतलब है 1 + 1 = 3 या उससे भी ज़्यादा। जब अलग अलग लोग अपनी ताकत को जोड़ते हैं तो वे अकेले से कहीं ज़्यादा बेहतर परिणाम ला सकते हैं। अकेले हम तेज जा सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम दूर तक जा सकते हैं। उदाहरण के लिए नेचर में सिनर्जी। जब अलग अलग पेड़ और जीव जंतु मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। टीम स्पोर्ट्स में सिनर्जी। एक अकेला खिलाड़ी कभी भी पूरी टीम से नहीं जीत सकता। बिजनेस में सिनर्जी। कंपनियों की ग्रोथ तब होती है जब अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं। सिनर्जी का मतलब सिर्फ सहयोग ही नहीं है, बल्कि ये सही लोगों को साथ जोड़कर बड़ी सफलता हासिल करना है। सिनर्जी कैसे काम करती है? हाउ डज सिनर्जी वर्क? सिनर्जी बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें अपनानी होंगी। मतभेदों को अपनाएं। एम्ब्रेस डिफरेंसेस। हर इंसान अलग अलग होता है और उसकी एक अलग आदत होती है। अगर हम सभी एक जैसे सोचेंगे तो इनोवेशन कभी नहीं होगा। दूसरों के विचारों को समझें और उनका सम्मान करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्रोजेक्ट टीम में 4 लोग हैं
एक क्रिएटिव, एक लॉजिकल, एक तेज डिसीजन लेने वाला और एक शांत विचारक, तो ये चारों मिलकर एक बेहतरीन योजना बना सकते हैं। नंबर 2, खुले दिमाग से बातचीत करें। प्रैक्टिस ओपन कम्युनिकेशन। अगर कोई टीम में नई राय देता है तो तुरंत मना मत करें। पहले उसे समझने की कोशिश करें और फिर उस पर विचार करें। सही कम्युनिकेशन से गलतफहमियां दूर होती हैं और टीम बेहतर बनती है। उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी में बॉस सिर्फ अपने विचारों को थोपेगा और कर्मचारियों की नहीं सुनेगा तो ग्रोथ रुक जाएगी। नंबर 3, एक दूसरे की ताकत को पहचानें। लीवरेज स्ट्रेंथ ऑफ अदर्स। सिनर्जी का असली मतलब है कि हम अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ें जो हमारी कमजोरियों को कवर कर सकें। किसी भी टीम या संगठन में सभी को उनकी ताकत के अनुसार काम देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी लॉन्च कर रहा है तो उसे मार्केटिंग, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट लोगों को साथ जोड़ना चाहिए ताकि बिजनेस तेज़ी से बढ़ सके। सिनर्जी के फ़ायदे। बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी। बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। जब अलग अलग लोग अपनी राय देते हैं तो बेहतर निर्णय निकल कर आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान होती है। कई दिमाग मिलकर समस्याओं को जल्दी सुलझा सकते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं। जब लोग एक साथ काम करते हैं तो उनके बीच विश्वास बढ़ता है। नए आइडियाज़ आते हैं। विविधता से इनोवेशन बढ़ता है। टीम वर्क मजबूत होता है। टीम की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको सिनर्जी की ताकत को समझना होगा। सिनर्जी को अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं? मतभेदों को स्वीकार करें। अगर कोई आपसे अलग सोचता है तो उसे गलत मत समझें। दूसरे की बातों को सुनें। पहले दूसरों को समझें, फिर अपनी बात कहें। टीम में काम करने की आदत डालें। अगर आप अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। सहयोग को अपनाएं। मिलकर काम करने से सफलता तेज़ी से मिलती है। अगर आप सिनर्जी की शक्ति को अपनाएंगे तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में असाधारण बदलाव आ सकता है। क्या आप खुद को रोज़ बेहतर बना रहे हैं? क्यूरियस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अब तक हमने जाना कि सिर्फ अकेले काम करने की बड़ी सफलता नहीं मिलती, बल्कि हमें सही टीम और सही लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम खुद को लगातार बेहतर नहीं बनाएंगे तो हम दूसरों के साथ कैसे ग्रोथ कर सकते हैं? क्या आपकी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं? कैसे हम खुद को रोज़ बेहतर बना सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं? इसका जवाब अगले अध्याय आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ में मिलेगा, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे खुद को लगातार अपग्रेड करके लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। तो चलते हैं 7वां अध्याय, आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। अगर आप खुद को लगातार बेहतर नहीं बना रहे तो आप धीरे धीरे पिछड़ रहे हैं। अब तक हमने सीखा कि कैसे प्रभावी लोग अपनी सोच को बदलकर सही आदतों को अपनाकर और दूसरों के साथ मिलकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम खुद को लगातार अपग्रेड ना करें? यही कारण है कि स्टीफन कोवी की 7वीं आदत आरी को तेज करें हमें सिखाती है
कि अगर हमें लंबे समय तक सफल रहना है तो हमें अपने शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा को लगातार निखारते रहना होगा। इस अध्याय में हम सीखेंगे आरी को तेज करने का असली मतलब क्या है, कैसे लगातार खुद को सुधार कर हम ज़्यादा प्रभावी बन सकते हैं, 4 सबसे ज़रूरी क्षेत्रों में विकास कैसे करें, शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा, कैसे इस आदत को अपनाकर हम जीवन भर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आरी को तेज करना क्या मतलब है? कल्पना कीजिए कि एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा है। अगर उसकी आरी कुंद हो जाती है तो उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी नतीजे अच्छे नहीं आएंगे। अगर वो बीच बीच में आरी को तेज करता रहे तो वह कम मेहनत में ज़्यादा अच्छे नतीजे पा सकता है। ठीक इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी एक आरी की तरह है। अगर हम खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे तो हम धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे। अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें खुद पर लगातार काम करना होगा। 4 ज़रूरी क्षेत्रों में विकास, 4 डायमेंशंस ऑफ रिन्यूअल। स्टीफन कोवी के अनुसार हमें अपनी आरी 4 मुख्य क्षेत्रों में तेज करनी चाहिए। शारीरिक विकास या फिजिकल रिन्यूअल। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए रोज़ाना एक्सरसाइज करें, दौड़ें, योग करें, वॉक पर जाएं। अच्छा और हेल्दी खाना खाएं, जंक फूड से बचें, पौष्टिक भोजन लें। पर्याप्त नींद लें, सोने का समय तय करें और शरीर को आराम दें। तनाव कम करें, ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांसों का अभ्यास करें। अगर शरीर मजबूत होगा तो हम अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ सकते हैं। नंबर 2, मानसिक विकास या मेंटल रिन्यूअल। आपका दिमाग जितना तेज होगा आप उतनी ही बेहतर सोच बना पाएंगे। हर दिन नई चीज़ें सीखें, किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें। लिखने की आदत डालें, डायरी लिखें, अपने विचारों को स्पष्ट करें। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान दें। सोचें कि कैसे मुश्किलों को मौके में बदला जा सकता है। नए विचारों और पॉजिटिव कंटेंट को अपनाएं। प्रेरणादायक वीडियो देखें, अच्छी संगति में रहें। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नंबर 3, भावनात्मक और सामाजिक विकास या इमोशनल एंड सोशल रिन्यूअल। रिश्ते ही असली धन होते हैं। रिश्तों को समय दें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। गुस्से और नकारात्मकता से दूर रहें। शांति और धैर्य से काम लें। दूसरों की मदद करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको भी खुशी मिलती है। सकारात्मक संवाद, पॉजिटिव कम्युनिकेशन अपनाएं। पहले समझें, फिर समझाए जाएं। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाना ज़रूरी है। नंबर 4, आध्यात्मिक विकास या स्पिरिचुअल रिन्यूअल। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अपने लक्ष्य को पहचानें। सोचें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। ध्यान, मेडिटेशन करें। अपने मन को शांत करें और गहराई से सोचें। आभार या ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। जो आपके पास है
उसके लिए शुक्रगुजार रहें। धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें। गीता, रामायण, बाइबल या कोई भी प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। जब तक आप अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझेंगे तब तक आप कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहेंगे। आरी को तेज करने के फायदे। बेनिफिट्स ऑफ शार्पिंग द सॉ। काम करने की क्षमता बढ़ती है, तनाव कम होता है, जिंदगी में संतुलन बना रहता है और नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इन चारों क्षेत्रों में खुद को रोज़ बेहतर बनाएंगे तो आप जीवन में किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। इस किताब से आपने क्या सीखा? प्रभावशाली लोग खुद की जिम्मेदारी लेते हैं। वे अपने जीवन को स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं। वे अपने जीवन को सही तरीके से मैनेज करते हैं। वे हमेशा जीत जीत की सोच रखते हैं। वे दूसरों को गहराई से समझते हैं। वे टीम वर्क को महत्व देते हैं और वे खुद को लगातार सुधारते रहते हैं। अगर आप इन 7 आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप एक प्रभावी और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। रोज़ अपनी प्राथमिकताएं तय करें। अपनी आदतों को ट्रैक करें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बदलें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। हर दिन सीखने और बढ़ने का संकल्प लें। याद रखें, महान लोग जन्म से महान नहीं होते, वे अपनी आदतों से महान बनते हैं। क्या आप अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? अब आपने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की पूरी जानकारी ले ली है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप इन आदतों को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इन्हें अपनी लाइफ में अपनाएंगे? अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो अभी से पहला कदम उठाएं। आप किस आदत को सबसे पहले अपनाना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।